हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 8। और आज पार्ट 8 में हम पढ़ने जाएंगे उदाहरण 5.7 और किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण 5.7 को। इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें हमसे बोला गया है कि एम द्रव्यमान का एक गोलक, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ब्लू कलर का, वो एक एम द्रव्यमान का एक गोलक है। गोलक मतलब कोई गोल वस्तु हमारे पास है। उस गोल वस्तु को हमने एल लंबाई की एक हल्की डोरी से लटकाया हुआ है। ओके। इसके निम्नतम बिंदु, दैट इज ए जो पॉइंट है वहां पर क्षैतिज वेग v नॉट इस प्रकार से हम लगाते हैं कि यह ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ को इस प्रकार तय करता है कि डोरी केवल उच्चतम बिंदु C पर ढीली होती है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से इसको ए बिंदु से इस वेग से इससे गति करवाते हैं कि ये एक अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसका जो उच्चतम बिंदु होगा दैट इज सी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहीं पर इसकी जो डोरी होगी, जो डोरी एल है, वो ढीली पड़ जाएगी। वो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। पर हमसे ये कहा गया है कि हमको कैलकुलेट करना है वी नॉट क्या है? जो निम्नतम बिंदु है वहां पर उसकी चाल। और हमें कैलकुलेट करना है बिंदु बी और सी पर गोलक की चाल, यानी बी पर चाल कितनी हो जाएगी? इस पर हो जाएगी वी बी। और हमें कैलकुलेट करनी है सी पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी? दैट इज बी सी। और हमें ज्ञात करना है बिंदु बी और सी पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, यानी के बी अपॉन के सी। साथ ही साथ हमें ये बताना है कि गोलक के बिंदु सी पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति पर हमें टिप्पणी करनी है। मतलब जब ये गोलक सी बिंदु पर पहुंचेगा तो उस समय ये इसका जो पथ होगा वो किस तरह से हो जाएगा, इसकी प्रकृति पर हमें चर्चा करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर आकर के सी बिंदु पर आकर के गोलक की जो डोरी की लंबाई है वो ढीली पड़ जाती है। ओके। सो हम ये सब कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? हम ये जानते हैं कि जो कुल एनर्जी होती है, हम ये देखेंगे जो कुल एनर्जी होगी बिंदु ए पर, बिंदु बी पर और बिंदु सी पर, वो क्या हो जाएगी? वो तीनों जगह पे बराबर होगी। कुल एनर्जी कितनी होती है? इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। कुल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे हर एक पॉइंट पर हम इसकी कुल ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि यह जो एक गोलक है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। और हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वहां पे एक बल लगता है, जो उसे वृत्ताकार पथ पर मार्ग का अनुसरण करने में सहायता करता है, और वो होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें ये देखना है कि जो गोलक है उसको ये अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है। हम ए पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर इस पर दो बल लग रहे हैं। पहला बल है तनाव बल, जो कि इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। और सेकंड बल है इस गोलक पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल mg। वो लग रहा है, मतलब mg मतलब इसका खुद के भार के द्वारा इस पे लगाया गया बल, दैट इज mg, जो कि नीचे के डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। यही बल इसको यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा होगा। ओके। अगर हम सी पॉइंट पर अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो डोरी की जो डोरी होगी वो यहाँ पे ढीली पड़ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी तनाव बल यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ mg बल होगा, जो कि इसके स्वयं के भार के द्वारा इस पर लगाया जाएगा इस वाई डायरेक्शन पर। ठीक है। नेक्स्ट में बात ये समझनी होगी कि जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो हम बता सकते हैं वो कितनी होगी? वो होगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। लेकिन आप बता सकते हैं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ए पॉइंट पर? क्योंकि यह निम्नतम पॉइंट है इस गोला का, तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करें सी पॉइंट की तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और सेम यहाँ पर बी के लिए होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले इसकी कुल ऊर्जा के लिए, टोटल एनर्जी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट पर। हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए पॉइंट पर एनर्जी को। हम जानते हैं यहाँ पर जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी शून्य रहती है। ओके। इसी तरह से हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एल। एल क्या है? डोरी की लंबाई। यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जा रहा है तनाव बल माइनस के स्वयं के भार के द्वारा लगाया गया बल mg के द्वारा। अब हम बात करते हैं बिंदु सी पर।
ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है एनर्जी की एट द पॉइंट ऑफ ए। हम बात करते हैं बिंदु सी पर। हम जानते हैं कि बिंदु सी पर तनाव बल बिल्कुल नहीं कार्य करता। तनाव बल जब कार्य नहीं करता है तो हम जानते हैं कि इसके लिए जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, वो गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये गतिज ऊर्जा होगी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 2 mgl। ओके। इसी तरह से अगर आप अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे निकाले बिंदु सी पर, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mv c² / l बराबर mg। यहाँ पर तनाव बल नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई है सी पॉइंट पर। अगर आप देखें पीछे हमने ई कैलकुलेट करा था, यहाँ पर mgl आपको दिखाई दे रहा होगा। तो mgl की वैल्यू जो हम पीछे से कैलकुलेट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ई कैलकुलेट होकर आ जाएगा एट द पॉइंट ऑफ सी। सी पॉइंट पर हमारे पास ई बराबर आ गया है 5/2 mgl। तो हम ए पॉइंट पर निकाल चुके हैं और सी पॉइंट पर निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ से देखें ए पॉइंट और सी पॉइंट पर, अभी हमने बात करी थी यहाँ पे दोनों पर एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी, वो बराबर होगी। इन दोनों को हम बराबर अगर रख दें तो यहाँ से हमारे पास वी नॉट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि हमसे ए पॉइंट पे पूछा गया था। तो यहाँ से हमने वी नॉट को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो हम बात से बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। और सेकंड पॉइंट में हमसे बोला गया था वीसी की कैलकुलेट करने के लिए, यानी सी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है। तो आप वीसी से हमने जो फॉर्मूला पीछे निकाला था वीसी, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सारे समीकरण को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। वीसी के लिए हम कौन से समीकरण पे जाएंगे, जहाँ पे वीसी आया हुआ। देखिए इस वाले समीकरण में हम पे वीसी दिखाई दे रहा है। अब ध्यान देखिए यहाँ पे वीसी है, तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ इस तरफ आ जाएगा, तो √GL हमारे पास वीसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके। तो जो भी हम समीकरण बनाएंगे एनर्जी की, हम यहाँ से उसको यूज करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वीसी आ चुका है हमारे पास। अब हम निकालने वाले हैं बिंदु बी पर, क्योंकि हमें वी बी भी निकालना है, हमें बी पर जो है चाल निकालनी है। हम ये निकाल चुके हैं और हम सी पर भी निकाल चुके हैं, हमें बी पर कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं कुल एनर्जी। वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ mvb का स्क्वायर प्लस mgl हो जाएगा। दिस इज mgl। लाइक यहाँ पे एल की लंबाई क्या होगी, एल क्या है, डोरी की लंबाई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। हमें यहाँ निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वीबी। ठीक है। हम जानते हैं कि हमने ए बिंदु पर जो भी वैल्यू निकाली थी, ये हमारे पास ए बिंदु पर थी कुल एनर्जी, ये हमारे पास बी बिंदु पर है। इसको हमने इक्वेट कर दिया है क्योंकि दोनों पर एनर्जी सेम आने वाली है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यूज की वीबी की, दैट इज हाफ, सॉरी 5/2 mgl। ओके। और हमारे पास से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वीबी बराबर आ जाएगा √3gl। और अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सी पे हमें, सी पार्ट में हमसे बोला गया था बिंदु बी और सी पर आपको गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो हम इजिली यहाँ से बता सकते हैं कि के बी बराबर, के बी अपॉन के सी बराबर होता है हाफ mvb का स्क्वायर अपॉन हाफ mc का स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं अपने गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले के द्वारा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज 3/1। हम यहाँ पे वीबी जानते हैं, वीबी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बिंदु बी पर इसके वेग, इसकी चाल, साथ ही हम सी बिंदु पे जानते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास इजिली यहाँ से इसका जो है वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3/1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमने हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली, उस टोटल एनर्जी और अभिकेंद्रीय बल भी हमने निकाला बिंदु ए पर और बिंदु सी पर। उसी को यूज करते हुए हमने सारी वैल्यू यहाँ पे जो है सॉल्व करी है। हमें एक चीज ध्यान रखनी थी यहाँ पर कि तीनों बिंदु पर जो कुल एनर्जी होगी वो सेम होगी। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पर। हमसे पूछा गया था कि बिंदु जो सी होगा वहां पर हमें बताना है इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी वेग की प्रकृति, इसका कौन सा पथ जो होगा इसका अनुसरण ये करेगा। हम जानते हैं कि यहाँ सी बिंदु पर इसकी डोरी ढीली पड़ जाती है। तो गोला का जो वेग था वो बाईं ओर चल रहा था, ये इस तरह से बाईं ओर चल रहा था क्योंकि इस साइड से ये आ रहा था, वो इस तरफ इसको जाना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डोरी बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी, तो हम अगर ये सिनेरियो लेके चले, मान लेते हैं जो गोलक की जो डोरी थी वो कट जाए। अगर वो कट जाती है तो क्या होता है, कट जाने पर जो गोलक होगा वह क्षैतिज प्रक्षेप्य पथ की भांति प्रक्षेपी गति ठीक उसी प्रकार से दर्शाएगा जैसे हम जानते हैं कि खड़े ढलान से क्षैतिज दिशा में पत्थर को फेंकने पर होता है। यानी हम अगर यहाँ पे चट्टान पर खड़े हैं, अगर हम पत्थर को फेंक रहे होते तो अगर हम पत्थर को फेंके तो कुछ इस तरह से वो गिरता है, राइट, प्रक्षेपी पथ। तो उसी तरह से इसका पथ भी हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे डोरी नहीं कट रही है, वो ढीली है। तो ढीली डोरी, यहाँ पे ढीली सी डोरी, मान लेते हैं कुछ इस तरह से डोरी यहाँ पे ढीली थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेगी यहाँ पर दोबारा से उसकी डोरी जो होगी वो तनाव यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर तनाव आ जाएगा धीरे धीरे उस पर।
और ये अपना जो वृत्ताकार पथ जो है वो पूरा करता रहेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे मैं सिनेरियो देखा कि बिंदु सी पर क्योंकि डोरी जो है ढीली पड़ गई, लेकिन अगर मान लेते हैं वहां पे डोरी जो है वो नहीं कटती है बल्कि वो अपने मार्ग का अनुसरण करती रहती है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उस पर दोबारा से तनाव बल आ जाएगा और तनाव बल जो है उसको आगे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा और वो घूमता रहेगा ऐसे वृत्ताकार पथ पर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये उदाहरण कंप्लीट हो जाता है और हम बात करते हैं अब स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने एक पॉइंट से जो है लटका के रखा है और स्प्रिंग से हमने लगाया है एक बॉल को। तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट यहाँ पे दर्शाता है स्प्रिंग बल। इसके बारे में हम देखने वाले हैं, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो हम जानते हैं स्प्रिंग बल के एक बल का नियम होता है, उसे हम कहते हैं हुक का नियम। हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए एक बल का नियम दिया था। उनके अनुसार यहाँ पर जो बल लगता है स्प्रिंग बल पर, इस स्प्रिंग पर जो बल लगता है वो बराबर होता है माइनस के एक्स के। यहाँ पर के क्या है, के यहाँ पर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है और एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है कि कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग में हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे बिल्कुल संपीड़न ये हो गई है, लेकिन धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इस पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले को हम क्या करने वाले हैं, हम प्रूव भी कर सकते हैं कि क्या इसका जो बल होता है क्या इसका सिर्फ विस्थापन पर निर्भर करता है, क्या सिर्फ इसकी स्थिति पर निर्भर करता है, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उससे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। के का मान अगर बहुत अधिक होता है तो स्प्रिंग को हम कहते हैं कि वो दृढ़ है, लेकिन अगर के का मान कम है तो उसको हम नर्म या मृदु स्प्रिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं इसकी स्प्रिंग स्प्रिंग की। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ सिनेरियो लेके चलेंगे, कुछ केसेस लेके चलेंगे। पहले केस में हम ये मानेंगे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो कि यहाँ से इस वाले यहाँ से बिल्कुल कांस्टेंट यहाँ पे मैं बांध रखा है स्प्रिंग को। स्प्रिंग से एक बॉक्स लगा हुआ है, जिस तरह से पहले वाले केस में हमने देखा था वहां पे एक गोलक था, यहाँ पे हमने एक बॉक्स को लगाया गया है। सिनेरियो नंबर 1 ये है कि मान लेते हैं जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो x इज ग्रेटर देन 0। मतलब इस तरह से x जो है यहाँ मान लेते हैं अभी 0 पॉइंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रखा है बॉक्स जो है वो x के ग्रेटर देन 0, मतलब 0 के कुछ पॉजिटिव साइड में हमारा रखा गया है। कौन, ये बॉक्स रखा गया है। जब ये स्प्रिंग हमने इस तरह से ये बॉक्स लेकर के ऐसे खींचा स्प्रिंग को, जब इसको बॉक्स को छोड़ देंगे इसमें जो बल लगेगा और जो स्प्रिंग पर जो बल लगेगा, स्प्रिंग का जो बल होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक डायरेक्शन में होता है। कुछ इस डायरेक्शन में जो है इसका फोर्स लगेगा इस पर। हम कह सकते हैं कि जो एफ एस होगा, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो यहाँ पे ऋणात्मक होता है, जबकि एक्स जो है हमारा धनात्मक था। इसी केस को हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 जबकि एफ एस इज लेस देन 0 है। इस केस में अगर हम बात करें कि स्प्रिंग बल ने कितना कार्य किया, तो कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है एफ डी एक्स। एफ क्या है, एफ है स्प्रिंग पर लगने वाला बल। वो यहाँ से कहाँ तक विस्थापित हुआ, 0 पॉइंट से एक मैक्सिमम पॉइंट तक यहाँ पे काम किया गया है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग बल के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस के एक्स। हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो आ जाता है माइनस के एक्स एम स्क्वायर अपॉन 2। इस केस में हमारे पास ये वर्क डन आता है। सेकंड सिनेरियो लेके चलते हैं। सेकंड में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो ये बॉक्स होता है वो एक्स इक्वल टू 0 के नेगेटिव साइड होता है। जब ये नेगेटिव साइड होता है तो इस पे जो हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, पहले हमने इसको बाहर की तरफ पुश किया था पॉजिटिव साइड में, लेकिन अब हम बॉक्स को नेगेटिव साइड में पुश कर रहे हैं। जब हम इसको नेगेटिव साइड में, यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे बॉक्स है, इसको हम ऐसे पुश करते हैं अंदर की तरफ, तो जो स्प्रिंग बल होगा वो बाहर की तरफ से फोर्स लगाएगा। यानी कि इस केस में जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जबकि एक्स जो था वो ऋणात्मक दिशा में था। इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो आता है एक्सएम से मैक्सिमम से 0 की तरफ वो जा रहा होता है, एफ एस टी एस हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे के एक्स का, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई 2, जो कि पहले भी आ रखा था। थर्ड केस ये होता है कि गुटके को हम आरंभिक विस्थापन दैट इज एक्स आई से अंतिम विस्थापन एक्स फाइनल तक विस्थापित करते हैं। ओके, मतलब एक पॉइंट है यहाँ से उधर गया, उधर से इधर आया स्प्रिंग, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास जो वर्क डन होता है वो एक एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक यहाँ पे कितना वर्क डन किया गया ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास टोटल वर्क डन जो है वो 0 निकल कर आता है। यहाँ पर टोटल वर्क डन 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि स्प्रिंग द्वारा किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी हमारे पास जो स्प्रिंग था, तो यहाँ पे उसका अंदर बॉक्स था, उसको जब हमने बाहर की ओर पुश किया, फिर अंदर की ओर पुश किया, फिर वो बाहर की ओर गया। यानी इस केस में टोटल जो कार्य किया गया है चक्रीय प्रक्रम में, साइक्लिक प्रोसेस में, वो टोटल कार्य शून्य किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग होता है, वो केवल स्प्रिंग का जो बल होता है, वो केवल और केवल उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम स्थिति मतलब फाइनल स्थिति। जैसे कि हुक ने बताया था, हुक के नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एफ एस बराबर होता है माइनस के एक्स। एफ एस क्या है? एफ एस है स्प्रिंग पर लगने वाला बल, जो कि सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रहा है किस पर? उसकी स्थिति पर। यानी वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, उसने कौन सा पथ का अनुसरण किया, कौन से रास्ते से वो वहां पे लगाया गया है बल, उस पर निर्भर नहीं करता है वो। ये बल कार्य करता है जो किसी पिंड के आरंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल का उदाहरण है। जैसे कि हम गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, इसी तरह से स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल होता है, कंजर्वेशन फोर्स होता है। ओके। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, गुटका अगर साम्यावस्था में है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है कि स्प्रिंग बल का फॉर्मूला होता है, और वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस जीबी बाई डी एक्स इक्वल्स टू के एक्स माइनस के एक्स। अगर हम बात करें कि गुटका जो था, अगर हम गुटके को हम क्या करें, एक पॉइंट तक लेके जाते हैं गुटके को, इसे स्प्रिंग है और ये गुटका था। गुटका क्या होता है, पहले एक खींचा गया गुटका, फिर गुटका को जब विराम में छोड़ा गया तो वो उसकी एनर्जी यहाँ तक आ गई, मतलब दोबारा वो उसी पॉइंट पर आ गया। तो इस केस में जो उसकी जो उस पर जो टोटल जो उसकी गुटके पर लगाया गया जो टोटल उसका फोर्स होगा, वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है इस केस में। ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्प्रिंग जो होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि निकाय की जो गतिज ऊर्जा होती है, वो चेंज हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में, और वही स्थितिज ऊर्जा चेंज हो जाती है गतिज ऊर्जा में। यानी कि यहाँ पे कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अकॉर्डिंग टू, तो हम वैसे भी जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो होता है, वो हम संरक्षी बल के केस में पढ़ते हैं। यानी कि स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित का मतलब यह होता है कि उस निकाय की जो गतिज ऊर्जा होगी, वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ओके। एक और बात हमें यह समझनी है कि जो हमारे पास स्प्रिंग होती है, जो गुटका होगा, गुटके की जो चाल होती है वो कैपिटल, गुटके की चाल को जो मैक्सिमम चाल है गुटके की, वो होती है वीएम। इसको वीएम को हम किस तरह से फॉर्मूले से लेके आए? देखो, हम जानते हैं कि हाफ एम वी एम का स्क्वायर, यानी कि दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज स्प्रिंग एनर्जी। कि अगर हम बराबर करें तो यहाँ पे हमारे पास Vm निकल कर आ जाता है। Vm क्या है? गुटके की चाल Vm बराबर गतिज ऊर्जा साम्यावस्था x बराबर 0 पर अधिकतम होगी। इस पॉइंट पर ये अधिकतम ऊर्जा होगी, और हमारे पास जो है वैल्यू निकल आ जाती है Vm की। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट जाना। हमने ये देखा कि स्प्रिंग बल पर जो कार्य होता है, वो अलग अलग सिनेरियो में किस तरह से काम करता है। हमने देखा कि चक्रीय जो पथ होता है, उसके में स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, वो शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल होता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे नियत रहती है। आवश्यक शर्तें ये है, हुक का नियम में पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमें पता होना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उदाहरण 5.8 को, 5.9 को, और हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू।